नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निम्रा सुंडा जी ने लिखा है। इसका हम 81वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉयल साइंस में बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। बायो फर्टिलाइज़र की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको सॉयल में किस तरीके से मिक्स करते हैं और ये पौधों को किस तरीके से नाइट्रोजन या फॉस्फोरस देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र किस तरीके से पौधों के लिए उपयोगी होता है। इसके बाद हम बायो फर्टिलाइज़र में जो एक राइजोबियम होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइज़र है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्लांट में जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी प्लांट होते हैं उनमें कुल मिला के 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सीड और सॉयल इनाकुलेंट्स के बारे में, कि मतलब कि कोई भी अगर बायो फर्टिलाइज़र है तो उसको सॉयल में किस तरीके से मिलाएंगे या फिर उसको सीड में किस तरीके से मिला के फिर खेत में बुआई करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। और साथ साथ में हम समझेंगे कि माइक्रोफ्लोरा क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो ये सभी टॉपिक हैं जो इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है। बायो फर्टिलाइज़र, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग बीइंग, जो जीवित है, और फर्टिलाइज़र का मतलब उर्वरक, ऐसा जीवित चीज़ जो उर्वरक का काम करे। अब ध्यान से समझना, या बायो इनाकुलेंट्स मतलब ऐसा इनाकुलेंट्स जो बायोलॉजिकल हो यानी कि जीवित हो। अब इसमें ध्यान से समझना, ये बायो फर्टिलाइज़र जो होता है वो बेसिकली होता क्या है। दीज आर preparations containing microorganisms that supply nutrients स्पेशली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ध्यान से समझना, जैसे इसमें कह रहा है ये कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन होती हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ऐसे न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है जिससे प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। ये बेसिकली दो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बायो फर्टिलाइज़र के थ्रू पौधों में दिए जाते हैं। अब ध्यान से समझना, ये लिख रहा है प्रिपरेशन कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे राइजोबियम हो, चाहे एजोला हो, चाहे फिर राइजोबैक्टर हो, इन सभी को, जितने भी ये बायो फर्टिलाइजर्स हैं, सबको चाहे मिट्टी में मिक्स करा जाता है प्रिपेयर करके, या फिर इनको प्रिपेयर करके सीड में मिक्स किया जाता है, चाहे सॉयल में और चाहे फिर सीड में मिलाया जाता है। उसके बाद तब सोइंग करी जाती है जिससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉयल में रह पाएँ और पौधों को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर पाएँ। इट कैन बी यूज थ्रू अप्लीकेशन ऑफ सीड एंड सॉयल और कंपोस्टिंग एरियाज। इसको यूज़ करने के लिए तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि बुआई के समय सीड में मिक्स करके मिला दो, सीड में मिला के फिर बुआई कर दो, या फिर सॉयल के अंदर, मिट्टी के अंदर, बुआई से पहले मिट्टी के अंदर उसको मिक्स कर दो और उसके बाद तब फिर खेत में बुआई करो। और तीसरा तरीका है कंपोस्टिंग एरिया, जहाँ पर आप अपना फार्म यार्ड मैन्योर या कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे इनको मिक्स कर दो। और बाद में जब वो गोबर की खाद या कंपोस्ट जो आपका तैयार हो रहा है उसको जब आप खेत में डालेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खेत में भी पहुँच जाएगा और वहाँ पर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस देने लगेगा। लेकिन बात समझना, ये जो तीनों तरीके हैं ये हर जगह नहीं यूज होते हैं। जैसे राइजोबियम में कोई दूसरा तरीका यूज होगा, एजेटोबैक्टर में कोई दूसरा तरीका यूज होगा, एजोला में कोई दूसरा तरीका यूज होगा, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसमें दूसरा तरीका यूज होगा, कोई क्रॉप है तो उसमें दूसरा तरीका यूज होगा, कोई दूसरी क्रॉप है तो उसमें दूसरा तरीका यूज होगा, लेकिन यूज होते हैं यही तीन तरीके। ठीक, ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड accelerate certain microbial process to augment the extent of availability of nutrient in the form which can be assimilated by plants। कहने का इसका यही मतलब है कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में मिल जाते हैं, सीड में मिल जाते हैं, तो फिर ये पौधे जो ग्रो हो रहे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं जो प्लांट के लिए एसिमिलेटेड होते हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं। On the basis of nutrient supply, these are broadly classified into two type। दो तरीके से इसको क्लासीफाई करा गया है
कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई बायो फर्टिलाइजर कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, ठीक, और दूसरा है फास्फोरस सॉल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी फास्फोरस वाले दो। जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस यही दो बायो फर्टिलाइजर के थ्रू मिलते हैं। तो जो नाइट्रोजन मिलता है वो कुछ इस तरीके के बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फास्फोरस को करवाते हैं। तो ए है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है फास्फोरस का। अब इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म है ये भी 3 तरीके का होता है नाइट्रोजन वाला। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है फ्री लिविंग, ठीक, दूसरा होता है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, और तीसरा होता है सिम्बायोटिक, ठीक। कौन कौन सा, फ्री लिविंग, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, और तीसरा सिम्बायोटिक फिक्सेशन। ये 3 तरीके के होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि फ्री लिविंग बैक्टीरियाज क्या होते हैं। ये सॉइल के अंदर पाए जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल फ्री होते हैं, ये पौधों से कुछ लेते नहीं हैं, केवल पौधों को देते हैं। मतलब पौधों से ना कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ना पौधे की जड़ के अंदर रहेंगे, ना कुछ और करेंगे। मतलब पौधों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन को लाके स्थिरीकरण कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और पौधे उसको यूज कर लेते हैं। इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन पौधे का और इस बैक्टीरिया का नहीं होता है। जैसे एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की सप्लाई में ही केवल रह सकता हो, उसको एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी तब तक ये जीवित रहेगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। उसी तरीके से एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ये अगर हवा में रहेगा तो जीवित रहेगा, और नहीं मिलेगा हवा तो मर जाएगा ये भी। तो एरोबिक बैक्टीरिया में क्या होता है, एजेटोबैक्टर क्रोकम। एजेटोबैक्टर जो क्रोकम होता है ये एक फ्री लिविंग, ये एक फ्री फिक्सर कॉमनली यूज इन वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन। ये जो एजेटोबैक्टर होता है, एजेटोबैक्टर जो होता है ये एक फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जो क्या करता है, वीट में, राइस में, कॉटन में और शुगर केन में, इन सब जगह पर यूज करते हैं। किसको, एजेटोबैक्टर को। अब एजेटोबैक्टर क्रोकम होता है, और एजेटोबैक्टर करके ढेर सारी स्पीसीज होती हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो इस क्रॉप में यूज़ करा जाता है स्पेसिफिकली। लेकिन फिर से ऐसे समझो कि जो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं जैसे एजेटोबैक्टर, तो एजेटोबैक्टर वीट में, राइस में, कॉटन में और शुगर केन, इन 4 फसलों में यूज़ करे जाते हैं मेनली। इसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या आता है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो क्या है, क्लोस्ट्रेडियम। ये याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोस्ट्रेडियम क्या होता है, एक फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। मतलब पौधों से इसका कोई वास्ता नहीं होता है डायरेक्टली, और ये एनारोबिक होता है, मतलब कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने पर ये मर जाएगा, ठीक, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके बाद अगला जो है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया है, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। अब एसोसिएटिव सिम्बायोटिक क्या होता है इसको समझते हैं। इन एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिव इन द राइजोस्फीयर, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द सॉइल एंड द रूट। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक में क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो रूट में और सॉइल के जस्ट बीच में रहता है। ध्यान से समझना, उसके ट्रांजिशन जोन में रहता है। जैसे ये आपका प्लांट है, ये प्लांट की रूट है। अब यहाँ पर क्योंकि अभी प्लांट की रूट है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मिट्टी होगी। तो बिल्कुल जो मिट्टी है और रूट है, मतलब जो ट्रांजिशन होता रहता है, मतलब रूट से कुछ चीज़ बाहर मिट्टी में जाती रहती है, और मिट्टी से कुछ चीज़ न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में जाते रहते हैं। तो जो डायरेक्टली ट्रांजिशन जोन होता है, ऐसे समझो कि रूट के बिल्कुल आसपास रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं और बिल्कुल रूट से सटे हुए रहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन। ये सिंपल मीनिंग होती है। इस टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये एसोसिएटिव होते हैं, मतलब ये साथ में एसोसिएट करते रहते हैं, मतलब प्लांट के और सॉइल की बिल्कुल ट्रांजिशन जोन होता है वहीं पर ये रहते हैं। बैक्टीरिया समटाइम इंटर द रूट, क्योंकि बिल्कुल बगल में ही रहता है तो कभी कभी क्या होता है रूट के अंदर भी जाता है,
और रूट के बाहर भी रहता है, मतलब कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होती, कभी रूट के अंदर कभी रूट के बाहर। एंड द रूट टेक सम ऑफ द फिक्स्ड नाइट्रोजन, जब ये रूट के अंदर घुसता है तो इसके अंदर की जो नाइट्रोजन होती है वो रूट एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और जब रूट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर पौधों को वो नाइट्रोजन मिल जाएगी। द रूट प्रोवाइड सब्सटेंस टू द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया रूट के अंदर जाता क्यों है? बैक्टीरिया रूट के अंदर इस वजह से जाता है क्योंकि रूट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, तो बैक्टीरिया रूट में जाएगा, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट ले लेगा और अपना नाइट्रोजन रूट को दे देगा। तो बैक्टीरिया को अपना कार्बोहाइड्रेट मिल गया और रूट को अपना नाइट्रोजन मिल गया, दोनों का काम बन गया। इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो एरोबिक। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएटिव सिम्बायोटिक होता है, इसमें एक माइक्रो एरोबिक होता है। इसमें जो स्पाइरलम होता है एसोसिएटेड विथ द रूट ऑफ ग्रासेस इनसाइड रूट सिम्बायोसिस। ये रूट सिम्बायोसिस में क्या होता है, जो स्पाइरलम होता है जो कि ग्रासेस के रूट्स में पाया जाता है। कौन? एजोस्पाइरलम। इसको ज़्यादातर किस में यूज करते हैं? सोरघम में और पर्ल मिलेट में, ठीक। और अभी पहले मैंने बताया था कि जो एजेटोबैक्टर है, एजेटोबैक्टर किस में यूज करते थे? वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन में। और वहीं पर एजोस्पाइरलम जो है उसको हम सोरघम में और पर्ल मिलेट में यूज करते हैं। ये भी दोनों ग्रासेस में ही यूज करते हैं, लेकिन ये ग्रासेस में यूज करने वाले हैं ये एसोसिएटिव सिम्बायोटिक हैं। और जो ये एजेटोबैक्टर है ये एक फ्री लिविंग होता है जो कि वीट, राइस, कॉटन और शुगर केन में यूज़ करा जाता है। कन्फ्यूज़न होता है, इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिससे आपको कायदे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो तीसरा तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, वो है सिम्बायोटिक फिक्सेशन, ठीक। अब सिम्बायोटिक फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैन बी कॉम्पिटिटिव। तो जो सिम्बायोटिक फिक्सेशन होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझो। तो सिम्बायोटिक फिक्सेशन में क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है और बिना कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव का मतलब दोनों आपस में एक ही चीज़ के लिए लड़ रहे हो तो कॉम्पिटिटिव हो गया, और अगर नहीं लड़ रहे हैं तो नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। तो सिम्बायोटिक फिक्सेशन में दोनों तरीके हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सी स्पंज एंड कोरल कंपेट। जो कोरल होते हैं और जो सी स्पंज होते हैं, ठीक। समुद्र में स्पंज, जो सी स्पंज पाए जाते हैं और जो कोरल्स पाए जाते हैं, ये compete करते हैं अपने फूड के लिए और मेरीन रिसोर्सेज के लिए। मतलब समुद्र के अंदर उनके जो फूड होते हैं, क्योंकि दोनों का फूड एक ही होता है, तो एक ही चीज़ के लिए compete कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरीन जो रिसोर्सेज होते हैं, मतलब समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं, उनके लिए भी ये दोनों आपस में compete करते हैं। कौन कौन दोनों? सी स्पंज और कोरल्स। इफ़ द सी स्पंज हैव सोल एक्सेस टू द रिसोर्सेज। कहने का मतलब कि अगर सी स्पंज जो है इसको समुद्र के अंदर सोल एक्सेस मिल जाए, कि मतलब अकेले केवल यही खाएगा जितना मटेरियल है, मतलब जितना समुद्र के अंदर जितना फूड है और जितना ही मेरीन रिसोर्सेज है, सबका यूज केवल अगर सी स्पंज करेगा, तो उस कंडीशन में कोरल का क्या होगा? दे विल बी सक्सेसफुल रिसोर्सेज, दे विल बी सक्सेसफुल बट कोरल विल डाई। अगर सी स्पंज ही सब कुछ ले लेगा तो सी स्पंज तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर कोरल को सब कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सब कुछ वो ले लेगा, अकेला ये बचेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ये मर जाएगा। मतलब एक ही चीज़ के लिए दोनों compete कर रहे होते हैं और कभी कभी नहीं भी कर रहे होते हैं। तो सिम्बायोटिक फिक्सेशन का यही एक मतलब होता है। अब नोड्यूल फॉर्मिंग क्या क्या मतलब होता है? राइजोबियम। राइजोबियम इज ए एरोबिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब ऐसा होता है जो प्लांट से अपना न्यूट्रेंट लेते हैं। देखो अभी आगे हम समझाते हैं। दैट कंटेंट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइजोबियम जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेगुमिनस क्रॉप जो होती है, हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं, उसमें बायो फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। राइजोबियम इज ए एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब इसको हवा चाहिए जीवित रहने के लिए, और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम कैसा होता है? एरोबिक होता है और हेट्रोट्रॉफिक होता है। अब ये जो एरोबिक होता है ऐसा क्यों होता है, सॉरी हेट्रोट्रॉफिक जो होता है वो ऐसा होता क्यों है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो
हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई जीव हो जो मर गया हो, और चाहे वो कोई प्लांट्स हो, वहाँ से ये क्या लेते हैं? अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसके बाद फिर क्या है? इट सिम्बायोटिकली फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विथ द प्रेजेंस ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इन नोडुल्स ऑफ लेग्यूम रूट्स। बात समझना, इट सिम्बायोटिकली फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को प्लांट के रूट में फिक्स करता है। प्लांट के रूट में एक पिगमेंट पाया जाता है, एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये एक ब्लू कलर पिंक कलर का होता है। जब आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो आप लेग्यूम क्रॉप की जड़ को उखाड़ेंगे तो जो आपको वाइट वाइट मिलेगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक नोड्यूल बना होता है। ठीक, नोड्यूल बना होता है मतलब जैसे सरसों के दाने जैसा एक ऐसे समझो कि रूट में एक ऐसे सरसों का दाना जैसा चिपका होता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का। ठीक, अब उसी सफ़ेद कलर के पास में एक हल्का सा पिंक कलर का लगता है, किसी ने जिसे रंग लगा दिया हो, तो उसी लेग हीमोग्लोबिन में रहता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो मतलब समझो कि राइजोबियम का कल्चर करा गया है, और ये उसी नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं, और ये नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लाके पौधों में फिक्स करते रहते हैं। इसके बाद हम बात करें कॉमन बायो स्ट्रेंस ऑफ राइजोबियम। राइजोबियम के जो कुछ कॉमन बायो स्ट्रेंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं पौधों में, स्पेशल अलग अलग तरीके के स्पेसीज होते हैं राइजोबियम की जो अलग अलग पौधों में यूज़ करी जाती है। जैसे सबसे पहला है राइजोबियम मेलिलोट। राइजोबियम मेलिलोटी, ये किस में यूज करते हैं? मेडिकैगो सटाइवा में, ट्राइफोलिनेला में, और मेलिलोटस अल्बा में। ये सब बॉटेनिकल नेम है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि किन किन पौधों की है, क्योंकि इससे पहले मैं हार्टिकल्चर पढ़ा चुका हूँ, तो आपका चाहे अगर वेजिटेबल होगा तो उसके भी सबके बॉटेनिकल नेम मैंने पढ़ा दिया है। अगर ये एग्रोनॉमी की क्रॉप का कोई बॉटेनिकल नेम होगा तो उसको भी मैं एग्रोनॉमी भी पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो आपको जानना जरूरी है, अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि मेडिकैगो सटाइवा, ट्राइगोनिल्ला और मेलिलोटस अल्बा ये किसके बॉटेनिकल नेम है। इससे आप जान पाएंगे कि राइजोबियम मेलिनोटी ये किस में यूज किया जाता है। एक गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर क्या है? राइजोबियम ट्राइफोलियाई। ये ट्राइफोलियाई जो है वो ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम में यूज़ करते हैं। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम किसका बॉटेनिकल नेम होता है? ये बरसीन का होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने लिख भी दिया है। इसके बाद फिर क्या है? अब देखो एक चीज़ समझना, ये ट्राइफोलियाई है ना, तो ट्राइफोलियाई से ट्राइफोलियम इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक, इसके बाद राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। राइजोबियम लेगुमिनोसेरम ये किस में यूज होता है? ये पी में और लेंटिल में यूज होता है। ठीक, ये दो क्रॉप जो होती हैं उसमें इस तरीके का राइजोबियम यूज होता है। कौन सा राइजोबियम? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ठीक, उसके बाद है राइजोम फसियोली। राइजोबियम फसियोली जो होता है ये किस में यूज होता है? फसियोलस वल्गैरिस में यूज होता है। ये भी आप जान लें किसका है बॉटेनिकल नेम। फसियोलस वल्गैरिस किसका नाम है? मैंने पूरा नाम बता दिया, फसियोलस वल्गैरिस। फसियोलस से ये फसियोली आता है। ठीक, तो राइजोबियम का जो राइजोबियम फसियोली है वो किस में यूज होता है? फसियोलस में यूज होता है। अब इसके बाद है राइजोबियम जपोनिकम। ठीक, राइजोबियम जपोनिकम किस में यूज होता है? सोयाबीन में यूज होता है। सोयाबीन का बॉटेनिकल नेम फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। इसके बाद फिर किस में होता है? काउपी में, ग्राउंड नट में और सनहैम्प में। इन चार चीज़ों में यूज होता है। कौन? राइजोबियम जपोनिकम। राइजोबियम जपोनिकम कहाँ कहाँ यूज होता है? सोयाबीन, काउपी, ग्राउंडनट और सनहैम्प, जिसमें से ये आपका सोयाबीन और ग्राउंडनट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर द योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके बाद हम बात करें एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ क्या होता है? फ्रॉम द जीनस फ्रेंकिया एंड कासुरिनास एल्डर। ये जो एक्टिनोमाइसिटीज़ होते हैं ये जो फ्रेकिया जीनस है और कैसुरिना एल्डर जो जीनस है, इसी जीनस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम एक्टिनोमाइसिटीज़ कहते हैं। इसके बाद तो बात समझना, जैसे कि मैंने एक तो बताया था आपको क्या
राइजोबियम, ये भी एक सिम्बायोटिक बायोसेशन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जो नोड्यूल फॉर्म करके पौधों को नाइट्रोजन देता है, राइजोबियम हो गया। इसके बाद दूसरा ये था एक्टिनोमाइसिटीज, ये भी नोड्यूल ही बनाकर देता है, नोड्यूल फॉर्म करके ही पौधों को नाइट्रोजन देता है, सिम्बायोटिक है। और अब अगला जो है वो बी है, क्या, विदाउट नोड्यूल्स, मतलब ये नोड्यूल नहीं बनाएंगे। नोड्यूल का मतलब क्या होता है कि ये सरसों के दाने जैसा जो बता रहा था मैं, सफ़ेद सफ़ेद सा होता है रूट के अंदर, वो नहीं बना होता है विदाउट नोड्यूल। द ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको शॉर्टकट में BGA बोलते हैं, जैसे कि एनाबिना एजोली इज ए हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ वाटर फर्न एजोला पिन्नाटा, ये बिना नोडूल फॉर्म किए ही नाइट्रोजन देते हैं पौधों को। जैसे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसका बोटेनिकल नेम एनाबिना एजोली होता है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, वाटर का एक फर्न होता है जो जल के अंदर पाया जाने वाला एक फर्न है, एजोला पिल्लाटा, इसके बीच में सिम्बायोसिस इसके अंदर होता है। कहने का मतलब ये नाइट्रोजन देगा और ये इसको इसकी ज़रूरत की चीज़ देगा, समझ गए। तो दोनों आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। अब ध्यान से समझना, एनाबिना एजोली, एनाबिना एजोली किससे एसोसिएटेड होता है, एजोला पिन्नाटा से, ठीक। एजोला पिन्नाटा क्या है, एक वाटर फर्न है। एनाबिना एजोली क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक। एजोला भी इसको कहते हैं, ठीक। एजोला या फिर बोलो एनाबिना एजोली या फिर बोल लो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किसी के साथ एसोसिएटेड होता है। इसका एसोसिएशन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जो कि वाटर का एक फर्न है एजोला पिन्नाटा उसके साथ होता है। एनाबिना इज हैबिट इन द कैविटीज और इन द लीव्स ऑफ फ्लोटिंग फर्न एजोला पिन्नाटा। अब ये एनाबिना एजोली जो होता है ये लीफ होती है जो किसकी, एजोला पिन्नाटा की। एजोला पिन्नाटा की जो लीफ के अंदर कैविटी होती है, मतलब लीफ के अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगह होती है, उसी में यह रहता है, ठीक। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, नहीं नोटिस करा तो आपको जानना चाहिए कि जो भी पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे होते हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं, इनकी पत्तियां स्पंजी होती हैं। तो स्पंजी हैं तो मतलब बीच बीच में जगह होगी, ठीक। तो उसी जगह में कौन रहता है, उसी जगह में रहता है एनाबिना एजोली। एनाबिना एजोली एजोला पिन्नाटा के अंदर रहता है। इसके बाद अगला आ गया फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस दो तरीके के होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे बायोफर्टिलाइजर जो कि सॉइल में या फिर प्लांट को फॉस्फोरस सप्लाई करवाते हैं। सबसे पहला है फॉस्फेट सोलबलाइजर। ये फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम PSB बोलते हैं। ये लिख के आता है PSB, बोले तो फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया या फॉस्फेट सोलबलाइजर बैक्टीरिया। इसके बाद फिर है फॉस्फेट एब्जॉर्बर VAM, ठीक, फॉस्फेट एब्जॉर्बर। अब इसमें ध्यान से समझना कि जो फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया का कल्चर होता है इसको हमें यूज़ करना चाहिए बिकॉज कॉन्टिन्यूस ऑफ DAP और NPK, मतलब NPK जो फर्टिलाइज़र होता है और डाई अमोनियम फॉस्फेट जो ये फर्टिलाइज़र होता है, इनको अपने खेत में जब बहुत दिन तक यूज़ करते रहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी फर्टिलाइज़र होता है इसका एक रेजिडुअल नेचर होता है। ये पौधों को अपना न्यूट्रिएंट देने के बाद इसके कुछ अवशेष बच जाते हैं। तो जब हम कंटिन्यू बहुत सालों तक ये फर्टिलाइज़र यूज करते रहते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये रेजिड्यू जो होते हैं, रेजिड्यू ये ज़्यादा हो जाते हैं हमारे सॉइल के अंदर, जिससे हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी घट जाती है, सॉइल की जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर हम PSB कल्चर का यूज करेंगे तो वो जो रेजिड्यू बचे हुए थे वो रेजिड्यू किस रूप में बचते हैं, वो सल्फेट और फॉस्फेट के रूप में पड़े रहते हैं मिट्टी के अंदर। तो जब हम इसको डाल देंगे, किसको, फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया को, तो जो आपका फॉस्फेट और सल्फर है, सल्फेट और फॉस्फेट है, इन दोनों को क्या कर लेगा, इन दोनों को सोलबलाइज कर देगा, मतलब इनको फिर से सॉल्यूशन बना देगा जिससे पौधे इसको फिर से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये दोनों जो बचे हुए थे इसको चेंज कर देगा और पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इनकी मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो DAP और NPK का जो रेजिडुअल नेचर था उसको PSB जो फॉस्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरियाज हैं
इसको उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। इसके बाद अब समझते हैं सीड इनोकुलेंट्स। ऐसे होता है कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको हम सीड में मिक्स करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि 3 तरीके से यूज करते हैं, चाहे सीड में यूज़ कर लो, चाहे सॉयल में यूज कर लो, और चाहे फिर कंपोस्टिंग एरिया में यूज कर लो। तो सीड में किस तरीके से यूज करेंगे इसको समझते हैं। वन पैकेट ऑफ 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर कंटेंट 20 ग्राम मास ऑफ कल्चर। मतलब राइजोबियम का अगर एक पैकेट खरीद के लाओगे तो वो 200 ग्राम का होता है, जिसके अंदर कुछ लिग्नाइट भी होता है और राइजोबियम होता है। राइजोबियम और लिग्नाइट दोनों मिला के डाला जाता है, जिससे राइजोबियम जिंदा रहे, नहीं तो जिंदा मर जाएगा बहुत दिन तक अगर पैकेट में पड़ा रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि 200 ग्राम का होगा। अब 200 ग्राम की हमको क्या करनी है, 3 पैकेट लेनी है। 200 ग्राम की कितनी पैकेट, 3 पैकेट लेनी है। 1 हेक्टेयर सीड में, 1 हेक्टेयर में हमको जितना सीड की बुआई करनी है, ठीक, उसके लिए हमको कितना लेना होगा, 3 पैकेट। बोले तो 600 ग्राम। 600 ग्राम हमने राइजोबियम का ले लिया। उसके बाद हम 300 ग्राम फिर क्या ले लेंगे, मतलब जितना राइजोबियम है उसका आधा हम क्या ले लेंगे, गुड़ ले लेंगे। जैगरी मतलब गुड़। उसके बाद इसको क्या करेंगे, पानी में मिला के गर्म करेंगे। फिर से ध्यान से समझना, एक गड़बड़ हो जाएगा। गुड़ ले लो 300 ग्राम और उसके बाद पानी ले लो, ठीक, 1 लीटर पानी। अब इस 1 लीटर पानी में 300 ग्राम गुड़ को डाल के गर्म करो पानी को, ठीक। पानी जब उबल जाए पूरा, ठीक, उसके बाद पानी को ठंडा कर लो, ठीक। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसमें जो गुड़ होता है कायदे से मिल जाता है पानी के अंदर। फिर उसमें राइजोबियम डालो, क्योंकि अगर राइजोबियम डाल के उबाल दोगे तो राइजोबियम गर्म होकर मर जाएगा, क्योंकि वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा सॉल्यूशन, तब इसमें राइजोबियम डाल के मिला लो कायदे से। और मिलाने के बाद जो सीड आपको बुआई करनी है, जैसे गेहूं है या सोरगम है या कोई भी है जिसकी आपको बुआई करनी है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग है, तो उसमें फिर आपको क्या करना है, इसको स्प्रे कर देना। पहले से फैला लो ज़मीन पर, और ज़मीन पर फैला के क्या करो, ज़मीन पर एक पन्नी फैला के उसके ऊपर उसको गिरा के फिर उसको कायदे से स्प्रे कर दो। स्प्रे करके इसको आराम से मिक्स कर दो कि पौधों के ऊपर, सीड के ऊपर पूरा लग जाए कायदे से। अब सोचोगे कि सर जी ये जो जैगरी होता है, गुड़ होता है, इसका काम क्या होता है। तो जो गुड़ है इसका सबसे मेन जो काम होता है वो ये होता है कि जैसे गुड़ जो होता है वो चिपचिपा होता है। जब गुड़ में पानी मिला देते हैं तो वो हल्का चिपचिपा हो जाता है, तो इससे ये सीड के ऊपर कायदे से चिपक जाएगा। नहीं तो सीड के ऊपर चिपकेगा नहीं, कहीं एक जगह पड़ा रह जाएगा। जब आप बुआई करेंगे तो धीरे धीरे वो ट्रैक्टर में हिलता रहेगा, या फिर हाथ से अगर करता रहेगा तो धीरे धीरे वो ऐसे छन के नीचे चला आएगा सीड के बिल्कुल। तो एक जगह पर ज़्यादा मिल जाएगा राइजोबियम, एक जगह पर कम मिल जाएगा। इसी वजह से गुड़ मिलाते हैं जिससे वो कायदे से चिपक जाए। तो ये तो होता है सीड इनोकुलेशन की टेक्निक। कैसे, राइजोबियम लेना 1 हेक्टेयर के लिए 600 ग्राम। इसमें सीड से नहीं मतलब है कि सीड इतना, सीड में इतना राइजोबियम। 1 हेक्टेयर में आपको जितना सीड बोना है उतने सीड में आपको 600 ग्राम की जो पैकेट है वो ले लेना। 600 ग्राम, 200 ग्राम के 3 पैकेट, और उसी का आधा गुड़ मिला के उसमें फिर 1 लीटर पानी में मिला के, जिस तरीके से मैंने टेक्निक बताई मिलाने की, उसको मिला के फिर डाला जाता है। इसके बाद बात करते हैं सॉयल इलाकुलेंट्स। जैसे मैंने अभी बताया सीड में किस तरीके से मिलाते हैं, उसी तरीके से जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको हम सॉयल में किस तरीके से मिलाते हैं। 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर कैरियर बेस्ड एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइलम या पीएसबी कल्चर इज मिक्स्ड विथ 25 किलोग्राम FYM एंड ब्रॉडकास्टेड इन द फील्ड यूनिफॉर्मली बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के समय पर, अब देखो, जिसकी हमको सीड की बुआई करनी है जिस पौधे में, उसमें तो सबसे अच्छा तरीका सीड वाला है, सीड में मिला के बो दो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमको सीड की बुआई नहीं करनी होती है, ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है। उसमें हम क्या करेंगे, तो जहां हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी है वहां पर क्या करेंगे, 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से एजेटोबैक्टर या एजोस्पाइरलम या पीएसबी, मतलब जिसका भी यूज करना है, उसको हम कितना ले लेंगे, 2 किलोग्राम। सबसे पहले तो इसमें ज़्यादा लग रहा है, उसमें 600 ग्राम ही लग रहा था, इसमें कितना लग रहा है, 2 किलोग्राम, तो ज़्यादा लग रहा है। तो 2 किलोग्राम ले लेंगे। उसके बाद 25 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर में इसको मिलाएंगे, ठीक, यानी कि गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद जो होती है उसमें इसको मिलाएंगे। 2 किलो को कायदे से 25 किलो के अंदर मिला देंगे,
और इसको मिला के फिर 1 हेक्टेयर ज़मीन पर इसको यूनिफॉर्मली क्या कर देंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे, मतलब पूरे खेत में फैला देंगे, बराबर तरीके से फैला दें। मतलब ऐसा नहीं होगी कहीं ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए, बराबर इसको फैला दो। उसके बाद फिर जुताई करो, मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। बस यही हमको मिट्टी में मिलाना था, यही तरीका है। इसके बाद आगे बात करते हैं यूटिलिटी का। अब बात समझो कि जैसे मैंने इतना सब बवाल करा, राइजोबियम डाला या फिर कोई बायो फर्टिलाइज़र डाला, तो इसकी यूटिलिटी क्या है, असल में ये कितना यूज करेगा पौधों में जाके, कितना फ़ायदा हमारा करवाएगा, इसकी बात करते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो लगभग 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये फील्ड में, राइस की जो फील्ड होती है वहाँ पर दे देता है। फिर से समझो कि हमारी जो राइस है उसको ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो एक सीजन में, मतलब अपने राइस के जीवन में जो 125 से 35 दिन का होता है, उसमें आराम से ये 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन देगा। ध्यान से समझना, ये यूरिया नहीं दे रहा, ये डीएपी नहीं दे रहा, ये नाइट्रोजन दे रहा है, एग्जैक्ट नाइट्रोजन मिल रहा है। तो इतना अगर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है तो ऐसे आप समझो कि लगभग 1 बोरा यूरिया आपको खेत में मिल गया। समझ गए, 1 हेक्टेयर में 1 बोरा यूरिया के बराबर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी मिल गया। तो सबसे पहला तो आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ेगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिल जाएगा, जिससे खेत में जो रेजिडुअल नेचर आता है फर्टिलाइज़र डालने से वो भी नहीं आएगा, मतलब खेत की स्थिति भी सुधरी रहेगी और आपका जो राइस होगा वो भी सुधरा रहेगा। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी कितना करता है, 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स करता है। अब ये मैंने इनडायरेक्ट बताया है कि 1 पैकेट जो आपका यूरिया होता है वो डालना कम कर देगा, क्योंकि यही फैक्ट है। 20 से 25 ग्राम नाइट्रोजन डालेगा, 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, तो अगर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाएगा तो ऐसे तुम समझो कि यूरिया के अंदर 50% होता है। तो सॉरी 2 बोरा नाइट्रोजन, मतलब 2 पैकेट नाइट्रोजन, 1 पैकेट नहीं 2 पैकेट नाइट्रोजन डालना, 2 पैकेट नाइट्रोजन को कम कर देगा 1 हेक्टेयर में। इसके बाद बात करना, राइजोबियम इंक्रीजेज द यील्ड बाई 25 to 30% इन सक्सीडिंग क्रॉप। अब जैसे मान लो कि हमने राइजोबियम यूज किया है, जैसे मान लो हमने अरहर की खेती करी और अरहर की खेती में हमने राइजोबियम यूज किया था। अरहर की हमने कटाई कर ली, अरहर की कटाई करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसमें धान की रोपाई अगले साल करेंगे, या कोई सक्सीडिंग क्रॉप का मतलब अगली क्रॉप। राइजोबियम अगर किसी फसल में यूज किया गया है, कोई लेगुमिनस क्रॉप में, उसके बाद जो हम अगली फसल यूज करेंगे, तो क्योंकि जो जड़ होती है पिछली फसल की, जो दाल वाली जड़ है वो तो पड़ी रहेगी, क्योंकि जड़ को कौन उखाड़ता है दाल की, वो तो ज़मीन में ही पड़ी रहेगी, और जड़ के अंदर ही नाइट्रोजन पड़ा हुआ है। तो जो बाद में हम अगली फसल डालेंगे तो उस जड़ से, जो जड़ पहले पड़ी हुई थी, ये नई वाली जड़ में, मतलब नई वाली फसल की जड़ में नाइट्रोजन आराम से मिल जाएगा। तो लगभग 25 से 30% जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। किसकी वजह से, केवल राइजोबियम की वजह से। 2 फ़ायदा, एक तो जिस क्रॉप में डालोगे राइजोबियम उस क्रॉप को भी फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा उसके अगली आने वाली जो क्रॉप है उसको भी फ़ायदा मिलेगा, तो डबल फ़ायदा, और खेत की सुरक्षा अलग से। माइक्रोफ्लोरा क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो। माइक्रोफ्लोरा का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनको माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं बेसिकली। बैक्टीरिया ग्रो वेल विद इन pH रेंज 6.5 to 8, मतलब स्लाइटली बेसिडिक टू एसिडिक नेचर, यानी कि स्लाइटली एसिडिक टू बेसिडिक नेचर में 6.5 से 8 के pH है अगर सॉइल का, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, मतलब बहुत सुपरफिशियल इनकी ग्रोथ होती है। फंजाई प्रेफर एसिडिक रेंज, मतलब 5.5 से 6.5 के बीच में जो फंजाई होते हैं ये ग्रो करते हैं। फंजाई बोले तो फंगस, फफूद। फफूद कब ज़्यादा ग्रो करेंगे, जब एसिडिक नेचर होगा सॉइल का, 4.5 से लेके 6.5 के बीच में। और जो एक्टिनोमाइसिटीज होता है ये एल्कलाइन कंडीशन थोड़ा सा प्रेफर करता है, बोले तो pH इसका 7 से ज़्यादा होगा तब, मतलब अगर pH कम हो जाएगा तो फंजाई आ जाएगा ज़्यादा, और अगर pH बढ़ जाएगा तो एक्टिनोमाइसिटीज भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें बात समझना, किस ऑर्डर में माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं पर ग्राम ऑफ सॉइल में। सॉइल का अगर 1 ग्राम सॉइल उठा लेंगे,
नंबर बेसिस पे। ये नंबर बेसिस पे है कि मतलब कितना होगा, 10, 15, 20, 50, 100, लाख, इस तरीके का। तो अगर जनरल सॉयल है, मतलब कि ना तो एसिडिक है ना एल्कलाइन सॉयल है, एक नॉर्मल न्यूट्रल सॉयल है, उस कंडीशन में क्या होगा, बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज होगा, उसके बाद फिर फंजाई होगा, और उसके बाद फिर एल्गी होगा। मतलब सबसे कम एल्गी होगा और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होगा। कब? जब हमारी न्यूट्रल सॉइल होगी, जनरली जो सॉइल पाई जाती है। अगर हमारी सॉइल एसिडिक है, जैसे मैंने बताया कि एसिडिक सॉइल में फंगस ज़्यादा पनपते हैं, तो एसिडिक सॉइल में अगर फंगस ज़्यादा पनपेंगे तो क्या होगा, फंगस ज़्यादा लगेगा तो, हाँ, फंगस ज़्यादा लगेगा तो यानी कि सॉइल एसिडिक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, फंगस पाया जाता है। उसके बाद तब बैक्टीरिया पाया जाएगा, और सबसे लास्ट में एक्टिनोमाइसिटीज पाया जाएगा, क्योंकि एसिडिक और एल्कलाइन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर ये सबसे ज़्यादा पाया जाएगा तो ये सबसे कम, और ये सबसे कम पाया जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा। आपको इन दोनों में बस केवल एक ही चीज़ याद करनी है। क्या याद करनी है? केवल इतना याद कर लो इन दोनों में कि एसिडिक सॉइल होगी तो फंगस को आगे कर देंगे, एल्कलाइन सॉइल होगी तो एक्टिनोमाइसिटीज को आगे कर देंगे। बाकी सीक्वेंस वही है, फंगस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया और फंगस। कैसे याद करोगे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एसिडिक सॉइल में फंगस ज़्यादा होते हैं, ठीक, एसिडिक सॉइल में फंगस ज़्यादा होते हैं। एल्कलाइन सॉइल में क्या होता है, एक्टिनोमाइसिटीज ज़्यादा होते हैं, ठीक। एल्कलाइन और एल्कलाइन में एक्टिनोमाइसिटीज ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से अगर इतना याद कर लोगे तो बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी। एसिडिक सॉइल में फंगस ज़्यादा हो गया, फंगस, बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसिटीज। इसके बाद एल्कलाइन सॉइल है तो एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया, और उसके बाद फिर फंगस। जर्नल सॉइल है तो इसमें बैक्टीरिया होगा, एक्टिनोमाइसिटीज होगा, और उसके बाद तब इसके अंदर फंजाई होगा, और उसके बाद फिर एल्कलाइन होगा, ठीक। ये आपका ये है, इसको बार बार आप देखेंगे, रटेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं अगर मैं ट्रिक बताऊंगा तो ट्रिक भी देखो, बात क्या होती है कि मैं ट्रिक इस वजह से नहीं बताता है आपको कि याद कर लो, क्योंकि जब बहुत ढेर सारी चीज़ों की ट्रिक बनाओगे तो ट्रिक में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी ट्रिक किसकी थी, ठीक। मैंने अपने पढ़ते समय जो ट्रिक बनाई थी, जिसको मैंने ट्रिक से याद किया था वो मैंने आपको ट्रिक में बताया, जिसको मैंने विदाउट ट्रिक से याद किया था उसको मैंने विदाउट ट्रिक से बताया। मतलब जो ट्रस्ट, यूज़ एंड ट्रस्टेड जो हमारा फॉर्मूला है उसी को मैं यूज़ करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरे तरीके से याद किया है, रट के याद किया है, आपको मैं ट्रिक बता दूँ, और या फिर मैंने ट्रिक से याद किया तो आपको रटने के लिए बता दूँ। क्योंकि जब जो मैंने यूज नहीं किया याद करने में उसको मैं कैसे बता पाऊँगा कि आप सही से उसको याद कर पाएंगे। तो मैंने किस तरीके से याद किया था, इन दोनों को इस तरीके से याद कर लिया था। और इसके बाद इसको याद करने के लिए सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज होता है, उसके बाद फंजाई होता है, उसके बाद एल्गी होता है। कई बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन दोनों में मैंने थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया था, इसमें हमने ट्रिक नहीं यूज़ किया था। आप भी ऐसे याद कर सकते हैं, बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट यूज ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इंडिकेटर, कहने का मतलब कि किसी भी सॉइल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, वो कुछ स्पेशल टाइप के पौधे होते हैं जो बताते हैं, उन्हीं को हम इंडिकेटर प्लांट बोलते हैं। इंडिकेटर प्लांट बेसिकली ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट के ज़्यादा यूज करते हैं, और अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वो कोई ना कोई सिम्टम प्रोड्यूस कर देंगे। ईल्ड लॉस एक सिम्टम नहीं होता। अगर किसी पौधे की ईल्ड लॉस हो रही है तो डायरेक्टली उसको सिम्टम नहीं बोलेंगे कि इसी वजह से, इसी न्यूट्रिएंट की वजह से सिम्टम, इसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ईल्ड जो है वो कम हुई है, ऐसा नहीं कह सकते। तो इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, ये अपने आप को दिखाते हैं, मतलब कोई ना कोई इनमें सिम्टम प्रोड्यूस होता है, कोई ना कोई साइन दिखने लगता है, जिससे हम जान पाते हैं कि इस पौधे में इस चीज़ की कमी है। जैसे मान लो कि मैंने मटर की बात कर ली, अगर मटर में जिंक की कमी होगी तो वो नहीं दिखाएगा, मटर नहीं दिखाएगा, प्रोडक्शन भले कम हो जाए लेकिन मटर में नहीं पता चलेगा कि हमारी जो मटर की फसल है इसमें जिंक की कमी है, हमारे खेत में जिंक की कमी है। उसको कैसे पता चलेगा, जब हम उसी खेत में कभी धान की बुआई करेंगे तो धान दिखा देगा कि जिंक की इसमें कमी है। तो धान क्या है, जिंक के लिए जो धान है वो इंडिकेटर प्लांट है, जिस खेत में जिंक की कमी होगी वो धान बताएगा।
इसी तरीके से नाइट्रोजन की अगर कमी है तो कैलीफ्लावर और कैबेज बताते हैं, ये इंडिकेटर प्लांट होते हैं, इसके अंदर सिम्टम प्रोड्यूस हो जाता है कि नाइट्रोजन की कमी है। फॉस्फोरस को मस्टर्ड बताता है, पोटास को पोटैटो बताता है, कैल्शियम के लिए कैलीफ्लावर और कैबेज है, सोडियम के लिए शुगर बीट और टर्निप है, बोरान के लिए सनफ्लावर है और फेरस के लिए सोरगम है। देखो बार बार अगर देखोगे, बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। कैसे? नाइट्रोजन के लिए कैलीफ्लावर एंड कैबेज, फॉस्फोरस के लिए मस्टर्ड, पोटेशियम के लिए पोटैटो, कैल्शियम के लिए कैलीफ्लावर एंड कैबेज, और उसके बाद सोडियम के लिए शुगर बीट एंड टर्निप, बोरान के लिए सनफ्लावर, फेरस के लिए सोरगम। बार बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि जो नेमराज सुंडा जी की बुक है, इसको याद करने की सबसे अच्छी टेक्निक है मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझते जाओ। इसके बाद जो पीछे के बचे हुए हैं इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और बार बार रिवाइज ऐसे नहीं कि आज एक बार रिवीजन कर लिया, कल एक बार कर लिया, परसों एक बार कर लिया, नरसों एक बार कर लिया, 5-6 बार रिवीजन कर लिया, काम खत्म, ऐसे नहीं। जैसे आज आपने रिवीजन किया, कल किया, 1 महीने बाद करो, फिर 2 महीने बाद करो, 6 महीने बाद करो, इस तरीके से रिवाइज करोगे। मतलब एक प्रॉपर इंटरवल पर अगर इसको रिवाइज करोगे तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी, नहीं तो नहीं याद होंगी, वो बार बार आपको भूलता रहेगा। एक प्रॉपर इंटरवल पर याद करोगे तो चीज़ें याद होती रहेंगी। इसमें ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली हैं, समझने वाली जो चीज़ें हैं मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, याद करने की टेक्निक बताते चल रहा हूँ। बाकी आप याद को तो आपको ही करना है, क्योंकि मैंने तो याद कर रखा है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें जनरल क्लासिफिकेशन आता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो जो पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं। उसमें जनरल क्लासिफिकेशन सबसे पहले होता है। अब जनरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है इसको समझते हैं। मेजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जो मेजर या मैक्रो अमाउंट में ज़रूरत होती है। दीज न्यूट्रिएंट व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन कंसंट्रेशन मोर देन 1 ppm आर टर्म एज मेजर एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट जो कि पौधों के लिए 1 ppm से ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो असल में यूज करते हैं ज़्यादा के लिए और माइक्रो यूज करते हैं कम के लिए। तो मेजर और मैक्रो एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं, प्लांट को अगर 1 ppm से ज़्यादा का कंसंट्रेशन का न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब एक कंसंट्रेशन बनाया उसमें अगर हमको 1 ppm से ज़्यादा का न्यूट्रिएंट सप्लाई मांग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेजर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई आपकी मेजर न्यूट्रिएंट की। अब 1 ppm क्या होता है? 1 ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख में 1। मतलब ऐसे समझो कि पानी की 10 लाख बूंद में अगर 1 बूंद हमने नाइट्रोजन डाल दिया तो वो 1 ppm हो गया। तो अगर 1 बूंद से ज़्यादा मतलब 1.25 बूंद डाल दिया या 1.1 ड्रॉप डाल दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1 ppm से ऊपर का सॉल्यूशन। ठीक, 1 ppm को मैंने कई बार कई तरीके से समझाया है, आपको वो याद होना चाहिए। 1 लीटर में अगर 1 ml दवा डाल देते हैं तो 1 ppm का सॉल्यूशन बन जाता है। एक बार फिर से सुन लो, 1 लीटर पानी में अगर 1 ml दवा डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ppm का सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये जो मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? जिनको 1 ppm से ज़्यादा के कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है पौधों को। 3 तरीके के होते हैं मेजर न्यूट्रिएंट। कौन कौन से? बेसिक न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अब बेसिक न्यूट्रिएंट में ये पौधों का बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये पौधों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोर देन 90%। कहीं पर 90 है, कहीं 92 है, कहीं 85 है। मतलब ऐसा समझो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी बेसिक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है पौधों को। और भगवान का ये मतलब ऐसा समझो रहमत है, भगवान का एक करिश्मा है कि जिससे हमको ये न्यूट्रिएंट पौधों को देने नहीं पड़ते, ये नेचर से मिल जाते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट भी हमको खुद से देने पड़ जाएं तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम फिर कोई भी क्रॉप को प्रोडक्शन कर पाएँ, क्योंकि हम इतना दे ही नहीं पाएंगे। तो बेसिक न्यूट्रिएंट में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CHO बोलते हैं। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कहाँ से मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन की सप्लाई पौधे खुद करते हैं तो वहाँ से भी ऑक्सीजन पा गए।
उसके बाद हाइड्रोजन पानी से मिल जाता है और एनवायरनमेंट से भी मिल जाता है, तो अधिकतर पानी से मिलता है। पानी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 3 जगह से ये CHO पा जाते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। जैसे हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर हमारी हड्डियां होती हैं, उसी तरीके से किसी प्लांट में उसका जो सबसे बेसिक न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है, CHO होता है। इसके बाद प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ये भी ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर होते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। ये केवल मोर देन 1 ppm, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इससे तो कम ही होता है। अब 90% अगर CHO ने कवर कर लिया तो बाकी जो 10% बच रहे हैं, इसी में दुनिया भर के जितने न्यूट्रिएंट हैं वो सब आएंगे। बाकी 17 न्यूट्रिएंट होते हैं, 17 में 3 ये चले गए, बचे कितने, 14 न्यूट्रिएंट बाकी वो 10% के अंदर ही सब रहेंगे। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में क्या आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK जो होता है ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है। इसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है वो CAMGS होता है। CAMGS का क्या मतलब है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ध्यान से समझना मैंने किस तरीके से याद किया है, 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट को मैंने किस तरीके से याद किया है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको बार बार इसी तरीके से याद करना है। मैंने फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में भी पढ़ाया है किस तरीके से मैंने याद किया, तो मैं एक बार आपको बता दूँ। मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट 3 तरीके के होते हैं, बेसिक न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट और, ध्यान से सुनना, आंख बंद करके केवल सुनते जाओ। न्यूट्रिएंट कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक मेजर न्यूट्रिएंट होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है ये 3 तरीके का होता है, बेसिक न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें फिर आगे ढेर सारे न्यूट्रिएंट हैं। अब ध्यान से समझना, बेसिक न्यूट्रिएंट में क्या है, CHO, ठीक। उसके बाद फिर जो आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट है इसमें क्या है, NPK, ठीक। इसके बाद जो आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है उसमें क्या है, CAMGS, ठीक। अब इसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसमें फी, मन, सू, जन, भी, कल, मो, नी। ध्यान से समझना, फी, मन, सू, जन, भी, कल, मो, नी। अब एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैंने याद कैसे करा है, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी याद करवा देता हूँ। CHO, NPK, CAMGS, फी, मन, सू, जन, भी, कल, मो, नी। क्या, CHO, NPK, CAMGS, ठीक। CHO, NPK, CAMGS। तो CAMGS, CA का मतलब कैल्शियम, MG मतलब मैग्नीशियम और S बोले तो सल्फर, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब जो मैंने फी, मन, सू, जन, भी, कल, मो, नी बोला था, थोड़ा अजीब टाइप का है। फी, मन, सू, जन, बी फॉर बोरान, बी, कल, मो एंड नी, निकिल, ठीक। फिर से एक बार बता देता हूँ, फी बोले तो Fe, फी, मन, सू, जन, बी, कल, मो और नी। फिर से आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड निकिल, ये होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसी तरीके से मैंने याद किया, CHO, NPK, CAMGS, ये तो हो गया बेसिक, प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो क्या है, फी, मन, सू, जन, बी, कल, मो, नी। 1 ppm से कम इसका कंसंट्रेशन ज़रूरत होता है। 1 ppm से ज़्यादा है तो वो मेजर या मैक्रो में आ जाएगा। 1 ppm से कम सोल्यूशन की ज़रूरत है तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइनर में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिएंट, मेजर, माइनर और प्राइमरी। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे मैंने बताया फी, मन, सू, जन। अब इसके बाद ध्यान से समझना, ध्यान से समझने वाली बात ये है कि आपके कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे इमोबाइल न्यूट्रिएंट। ऐसे न्यूट्रिएंट जो पौधों में एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, पौधे में अब्जॉर्ब हो गए, एक जगह पर गए, काम खत्म, वो वहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। वो कौन से होते हैं, कैल्शियम और बोरान। कैल्शियम और बोरान ये इमोबाइल होते हैं। देखो याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक इसकी ये है, इसको बार बार देखो, बार बार देखो, बार बार देखो, तभी याद होगा। मैंने भी इसको कम से कम
50 बार पढ़ा होगा, वो भी प्रॉपर एक इंटरवल में, तब मुझे याद हुआ है। आपको भी इसी तरीके से याद करना है, तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। ट्रिक से कोई याद नहीं करा सकता, आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। इमोबाइल CaMg होता है, Ca कैल्शियम और बोरान होता है। इसके बाद एनर्जी एक्सचेंज, मतलब जो एनर्जी को एक्सचेंज करने के काम में आते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो आती है HO, मतलब ऐसे समझो जो पानी होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र का काम करता है। केटायन न्यूट्रेंट, जो केटायन के फॉर्म में प्राप्त होते हैं, केटायन और एनायन। केटायन जो होता है जो प्लस चार्ज आयन होते हैं, मतलब धनात्मक आयन होते हैं, और एनायन जो होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं। ये पौधों को धनायन के रूप में प्राप्त होंगे, और ये पौधों को जो एनायन होते हैं ये ऋणात्मक रूप में प्राप्त होंगे, और जो ये केटायन होते हैं ये धनात्मक रूप में प्राप्त होंगे। जैसे ये क्या है, ये एनायन और केटायन दोनों रूप में प्राप्त होता है। ये आपका है एनायन रूप में क्योंकि ये ऋणात्मक है, और ये NH4 जो है ये क्या है, ये आपका क्या है, ये एनायन के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, सॉरी केटायन के रूप में। केटायन बोले तो प्लस, एनायन बोले तो माइनस, ठीक, धनात्मक और ऋणात्मक। ये होता है अमोनियम और ये होता है नाइट्रेट। मैंने नाइट्रोजन बताया था कि नाइट्रोजन दो तरीके से पौधों को प्राप्त होता है, या तो अमोनियम फॉर्म में प्राप्त होंगे या तो नाइट्रेट फॉर्म में प्राप्त होंगे। तो इमोबाइल में क्या है, Ca है बोले तो कैल्शियम और बोरान है। एनर्जी एक्सचेंज में H और O है। केटायन में क्या है, K बोले तो पोटेशियम, Ca जो Ca है ये भी Ca प्लस होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक और ये सब होते हैं, ये सब ऐसे पाए जाते हैं जो केटायन फॉर्म में होते हैं। उसके बाद फिर क्या है, इसके बाद है एनायन। एनायन में होता है P बोले तो फॉस्फोरस, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और सल्फर, ठीक। सल्फर SO4 के रूप में प्राप्त होता है पौधों को। बोथ एनायन और केटायन ये दोनों फॉर्म में, मतलब प्लस आयन और माइनस आयन दोनों तरीके से प्राप्त होते हैं। प्लस आयन और माइनस आयन में इस तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। और नॉन मेटल न्यूट्रेंट, कोई एक ऐसा न्यूट्रेंट बताओ जो नॉन मेटल माइक्रो न्यूट्रेंट, वो कौन सा है, बोरान। बोरान पहली बात तो माइक्रो न्यूट्रेंट भी है और ये नॉन मेटल न्यूट्रेंट भी है। बाकी सब या तो मेटल न्यूट्रिएंट है या तो फिर ये गैसियस न्यूट्रिएंट है। मेटल और नॉन मेटल में केवल यही एक ऐसा है बोरान जो कि एक नॉन मेटल न्यूट्रिएंट है। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। क्योंकि PPT बनाओ, फिर इसको हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर उसको इतनी देर तक पढ़ाओ, फिर अगर वीडियो में कहीं आवाज़ आ गई तो उसको एडिट करो, काफ़ी मेहनत पड़ती है दोस्तों। एक लाइक और एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। कुछ नहीं ले रहा हूँ आपको, बस केवल एक क्वालिटी कंटेंट देने के लिए एक सब्सक्राइब और एक थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए कमेंट और एक लाइक मांग रहा हूँ। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।